अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, और उसके साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनके हवाले से मैं बताती चलूँ। उनका नाम है जहाजिब अलवी साहब, और जो कि हैं मैनेजिंग रिसर्च एनालिस्ट हैं वीआईएस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में। और इसके अलावा अगर मैं उनके हवाले से बताऊं तो वो मुख्तलिफ जो है यूनिवर्सिटीज़ में जो है जो है एक तरीके से जो है अपनी जो एजुकेशन के हवाले से वो पढ़ाते भी हैं, और क्या पढ़ाते हैं और उनसे हम जानेंगे। और एक बहुत मज़े की मैं इनके हवाले से बताती चलूँ कि इनकी एक बहुत ही बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की जर्नी रही है, जो कि मुझे तो काफ़ी मोटिवेशनल जो है जर्नी लगी। तो उस हवाले से भी इनसे हम बात करेंगे। तो चलो इन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसी कैसे हैं हैं आप सर बेदा? आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक, जबरदस्त। जी। सर, सबसे पहले तो ये कि वेलकम टू द पीएसएमयू, और जो है मूविंग टुवर्ड द टॉपिक, जो कि हम जानेंगे कि आज क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती हैं, क्या काम करती हैं। एक आम इंसान के हवाले से हम पूछेंगे कि किस तरह से उनको आप ये एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले मैं आपके हवाले से जानना चाहूंगी कि जो है आपकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की जो है जर्नी रही है, थोड़ा सा उसके हवाले से बताएं। और काफी बड़ी मोटिवेशनल जो है आपकी वो जर्नी थी, तो वो बताएं, क्योंकि माशाल्लाह आप पढ़ा भी रहे हैं और जो है यहाँ पर भी आपकी एक अच्छी जो है डेजिग्नेशन है जहाँ पर आप अपना काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप थोड़ी अपनी जर्नी के हवाले से बताइए जी। अच्छा, पहले तो मैं करेक्शन कर लूँ। आपने नाम बताया जहाज़िब अलवी, तो दैट इज डॉक्टर जहाज़िब अलवी। बड़ी मुश्किल से मैंने जी, टाइटल लर्न किया है। ठीक है, माशाल्लाह। दूसरी चीज़ ये कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम टीचिंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर, एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैनी यूनिवर्सिटीज अल्हम्दुलिल्लाह। इकरा यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा नामी गिरामी है। उसके अलावा हमदर्द और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर मैं रिसर्च और फाइनेंस के कोर्सेज पढ़ा रहा हूँ। साथ साथ मेरी एक परमानेंट जॉब है जो कि हम्म। वी आई एस क्रेडिट रेटिंग कंपनी में पिछले 10 साल से मैं यही हूँ। और अब रही बात जर्नी की, तो जर्नी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, बड़ा ज़बरदस्त सा है। ये सफ़र है अंधेरों से रोशनियों तक का। ये सफ़र है कह लें कि आप तारीकियों से उजालों तक का। ये सफ़र है कुन से फायाकुन तक का। ये सफ़र है ला हासिल से हासिल तक का। ये सफ़र है बिलाखिर के वो कहते हैं ना, फर्श से अर्श तक का। तो काफ़ी लंबा ये सफ़र है, बड़ी लंबी दास्तान है जिसमें जो व्यूअर्स हैं, जो सुनने वाले हैं, जो नाज़रीन हैं, आपके जो सामने कराम हैं, उनको अच्छी खासी मोटिवेशन मिलेगी। किसी ने मुझसे पूछा था कि यार जहाजिब की मुश्किल मुश्किल वक्त में क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। मैंने कहा भाई देखिए, मुश्किल वक्त में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो सितारे होते हैं ना वो हमेशा अंधेरे में ही चमकते हैं। तो वो अल्लाह ताला फरमाता है ना, इन्नमल उसरी युसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो ये सारी बातें जो बात कर रहा हूँ आपसे, मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं की, कुछ लिखा हुआ नहीं है, जो बस दिल में आ रहा है वो बता रहा हूँ आपको। तो बस हम्म। इस तरह से सफर स्टार्ट हुआ। ऑफ कोर्स अगर आप कभी रास्ते से गुजरे और रास्ते में गुजरते हुए आप देखें, बहुत सारे आपको इस तरह के लोग मिलेंगे जो रोजाना रोजी रोटी के लिए निकले होते हैं। उन काफी हजारों लाखों चेहरों में आप एक चेहरा शायद माजी में मेरा भी तलाश करते। और बिल्कुल रोज से स्टार्ट किया, एकदम अंडर प्रिविलेज एरिया जो कि हम सलम कहते हैं, वहां से स्टार्ट किया। मैं इसमें कभी नहीं कहता कि मेरा कोई कमाल है, दैट इज अल्लाह। जो करवाता है वो अल्लाह करवाता है, और जो कुछ भी है वो अल्लाह के करम से बस। तो बस किस्सा मुख्तसर कि मेरी ज़िंदगी में एक जो बड़े बहुत सारे नाम है, यहाँ तो सारे मैं अब शेयर नहीं कर सकता, बहुत सारे नाम है, लेकिन जो गिनती के नाम हैं जिनको मैं समझता हूँ कि शेयर करना लाजिम है, तो उसमें एक बड़ा नाम है फरियाल अहमद फ़हीम का, जो कि जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ यहाँ के वो एक्स डिप्टी सीईओ रह चुके हैं, जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, और आज जिस मुकाम पे हूँ तो वो उन्हीं की वजह से। और बड़ा उनका क्रेडिट था, बड़ी सब कुछ थी। मैं एज अ टेलीफोन ऑपरेटर यहाँ आया था, इस कंपनी में भी काम कर रहा हूँ, मजदूर से उठकर टेलीफोन ऑपरेटर, फिर टेलीफोन ऑपरेटर से उठकर फिर मैंने अपना बीकॉम एमबीए एमएस पीएचडी सब अल्हम्दुलिल्लाह करा। साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह 30 से ज़्यादा रिसर्च पेपर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे पब्लिश हुए, और बहुत सारे उसमें ऐसे हैं जो फाइनेंस और क्रेडिट डिफॉल्ट के ऊपर है। मेरी अपनी पीएचडी जो है वो क्रेडिट डिफॉल्ट क्रेडिट रिस्क असेसमेंट के ऊपर है, जिसमें मैं कहता हूँ कि मैंने एक डिफरेंट किस्म का आईआरबी सिस्टम जो कि बैंक पे यूज़ किया जाता है वो बनाया और प्रेजेंट किया। उसी के रिसर्च पेपर जो हैं वो
इंटरनेशनल वेल रिप्यूटेड जर्नल, जिसे हम वैसे कहें तो इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल हमारे टर्म में कहते हैं उनको, और पाकिस्तान की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं डब्ल्यू कैटेगरीज के, तो वो करवाएं सारे। और अगेन आई एम सेइंग दैट इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, जिन लोगों की दुआएं थी, जिन लोगों की पीछे कोशिशें थी, तो बस सारी बातें वो थी, इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, और अल्लाह का बस जो भी है वो उनका करम है। तो ये एक बेसिकली मेरा थोड़ा सा माजी का था। प्रेजेंटली आई एम डूइंग माय जॉब इन वीआईएस एज अ मैनेजर रिसर्च एंड एनालिटिक्स, जिसमें काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हैं। तो बस ये छोटा सा था, जितना मैं समझता हूँ कि मुनासिब है वो मुनासिबत के हिसाब से मैंने बताया है। नहीं बिल्कुल जी डॉक्टर साहब बिल्कुल। और जो है बड़ा आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो चीज मुझे लगी कि उसी इदारे में आप एक बहुत ही बेसिक लेवल पे आने के बाद माशाल्लाह अब आप एक बहुत ही स्टेबल पोजीशन पर हैं। और जो है ये बड़ी अच्छी जो है बहुत से लोगों के लिए एक बड़ी मोटिवेशनल चीज है, और मुझे भी बड़ी ये चीज इंटरेस्टिंग लगी थी, बड़ी अट्रैक्टिव लगी थी। तो मैंने कहा ये स्टोरी मैं आपके ही जबानी जो है हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे मैं लाजमी शेयर करूंगी। सर अब जरा मूविंग टू द टॉपिक, और ये सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो होती हैं, जैसे मुझे भी कोई इतना खास आइडिया नहीं था, मैंने भी जब देखा तो फिर मुझे आइडिया हुआ, तो उसके बाद थोड़ी सी रिसर्च की, तो मैंने कहा कि चलो फिर मैं आपके साथ जो है ये प्रोग्राम कंडक्ट करती हूँ। क्या होती है, किस तरह से रेटिंग की जाती है, और थोड़ा सा ये भी बताइए कि जो है कंपनीज की रेटिंग अलग होती है, बैंकिंग की अलग होती है, क्या होती है, और जो जो हमारी स्टॉक मार्केट की कंपनीज हैं क्या रेटिंग होती है, क्या टाइप्स होती हैं, क्या कैटेगरीज होती हैं, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए प्लीज। अच्छा देखिए, पहले तो मैं बताऊंगा, देखें जितनी भी दुनिया में रेटिंग एजेंसीज होती है ना, हम्म। वो ऐसी एंटिटीज होती हैं, उन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जैसे हमारे पाकिस्तान में तो खैर नहीं, लेकिन दूसरी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में इसको एज एन इकोनॉमी इंडिकेटर कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इस रेटिंग एजेंसी का स्टॉक मार्केट में ठीक ठाक एक सिग्निफिकेंट किस्म का रोल होता है। होती क्या है मैं इस पे आता हूँ, लेकिन पहले समझा दूं कि जिम्मेदारियां क्या क्या होती हैं। तो समझ लें कि दैट इज समथिंग लाइक जो आपकी फाइनेंशियल कि मैं और थोड़ा सा इजी करके, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है इसमें इनको लेमैन लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मुश्किल टर्मिनोलॉजीज यहाँ यूज ना करूँ। तो हम कहते हैं कि जो एहतसाब करने वाले जो होते हैं ना, फाइनेंस का एहतसाब करने, ये ज्यादा आसान रहेगा। तो फाइनेंसिस का एहतसाब करने वाले जो लोग होते हैं उनको आप कहते हैं क्रेडिट एनालिस्ट या फाइनेंशियल एनालिस्ट। मेनली आप उनको फाइनेंशियल एनालिस्ट कहते हैं, या फाइनेंस के तजिया निगार जो होते हैं। सम सिमिलरली क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भी कुछ इसी तरह का काम करती हैं, कि जो फाइनेंसिस होते हैं उनके एनालिसिस, उनके तजिया निगारी करती है, लेकिन एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी। राइट। करती क्यों है, किन इदारों की करती है, कौन से इदारे होते हैं इनको करवाना लाजिम है, जिन पे मैंडेटरी है बाय द लॉ, दैट इज बाय द लॉ ऑफ पाकिस्तान एज पर द रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एसबीपी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड अदर एनबीएफआई इंस्टीट्यूशंस। राइट। इदारे कौन से होते हैं जिनको जरूरी है कि क्रेडिट रेटिंग करवानी करवानी है, और क्यों करवानी है, वजह क्या है, तो थोड़ा सा मुझे समझाना पड़ेगा। देखिए, लो ये कहता है कि जितने भी इदारे जनरल पब्लिक आम इंसान से डिपॉजिट लेते हैं, डिपॉजिट मतलब आपका मेरा बैंक अकाउंट है, ठीक है, उन पे लाजिम है, क्योंकि हमारा डिपॉजिट हमारे सेविंग्स बैंक के अंदर डिपॉजिट होती है। राइट। तो ऐसे इदारों पे लाजिम है कि वो अपनी क्रेडिट रेटिंग करवाएं। क्यों करवाएं, देखें, वजह यह है कि आम पब्लिक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए बैंक की फिड्यूशियरी ड्यूटी होती है कि उनका डिपॉजिट सिक्योर रहे। दैट इज कॉल्ड द फिड्यूशियरी ड्यूटी ऑफ द कमर्शियल बैंक। आप कमर्शियल बैंक के रोल से देखेंगे तो एक तरफा उनके पास जो है डिपॉजिट जो उनके पास पड़ा है उनको भी सिक्योर रखना है, और उस डिपॉजिट से अर्निंग भी करनी है। हम क्या समझते हैं कि जो बैंक चल रहा है वो हमारे जो सर्विस या फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड कर रहा है, जिसके हम चार्जेस पे करते हैं, बिल भरवा दिया या दूसरे तीसरे हमने काम करवा लिया बैंक से, उससे चलता है, कभी भी नहीं। तो बैंक का ट्रेजरी डिपार्टमेंट अगर आप देखें ना, तो उसमें 1001 एक्टिविटीज होती हैं, जिसमें से वो डिपॉजिट में से पूरा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करता है कि मुझे रोजाना बैंकिंग के ऑपरेशन के लिए कितना पैसा चाहिए, और जो बचता है उस पैसे को मुझे कहाँ कहाँ शॉर्ट टर्म मार्केट में या मनी मार्केट में या लॉन्ग टर्म मार्केट में या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है। तो दैट इज कंप्लीट नेक्सस ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो थोड़ा इजी कर दूं कि मैं कि भाई हमारे जो तमाम इदारे पाकिस्तान में या दुनिया में होते हैं जो पब्लिक से डिपॉजिट उठाते हैं, उनकी फिड्यूशियरी ड्यूटी होती है पब्लिक के डिपॉजिट को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। सही। ठीक है। दूसरी तो ये, एक तो ये है, और मैनेजेरियल ड्यूटी होती है कि उस पैसे से उनको पैसा बनाना, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो दैट्स व्हाई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक बड़ा रोल होता है, और इसीलिए क्रेडिट रेटिंग का एक उनसे बड़ा रोल होता है कि इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एहतसाब रखना। कहीं ऐसा ना हो कि मैं सुबह उठूं और कमर्शियल बैंक जाऊं, अपना एटीएम कार्ड पंच करूं, पता चले बैंक डिफॉल्ट कर गया।
डिफॉल्ट मतलब मेरी अब वहां जो सेविंग थी वो फंस गई। अब जब तक दूसरा बैंक उसको एक्वायर नहीं करता या गवर्नमेंट उसको एक्वायर नहीं करती, मेरी सैलरी वहां से नहीं निकलेगी। तो इट मीन मैं तो ट्रबल में आ गया ना। अगर मैं मेरा कैश जो था मैं होल्ड करके बैठा था, वो तो फिर अब सिक्योर नहीं रहा। इसीलिए आप देखें ना, बैंक के ऊपर लिखा होता है ट्रिपल ए, डबल ए प्लस, जैसे मिजान बैंक ट्रिपल ए, एचबीएल ट्रिपल ए है, यूबीएल ट्रिपल ए, ये वो बैंक हैं जिनकी हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग होती है। अब ये रेटिंग के बैंड्स ये बताते हैं कि कितने परसेंट चांसेस हैं कि फला बैंक जो है डिफॉल्ट करेगा। अभी मैं सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें काम क्या होता है, किस तरह से होता है, क्योंकि हम अभी डिपॉजिटर की साइड देख रहे हैं। डिपॉजिटर का जो है वो देख रहे हैं कि बैंक किस तरह से डिपॉजिट्स या डिपॉजिटर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। तो अभी तो हम सिर्फ उस सब की बात करें, फिर दूसरे एंड पे जहाँ ये पैसे अर्न करता है, जहाँ ये लैंडिंग करता है बैंक, उसकी भी बात हम आगे करते हैं। राइट। तो ये हमारे लिए लाजिम है कि हम उसकी जो दर्जा बंदी करें वो बैंड्स में करें। जो बैंड्स हमारे किस डिफाइन है वही होते हैं। एक बात तो ये है, हर बैंड की एक प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट होता है, यानी चांसेस कितने फीसद अब महीने के बैंक जो है आपके पैसों को, जो मेरा डिपॉजिट है उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। ट्रिपल ए इज हाईएस्ट, जिसमें आप समझिए 0.5% चांसेस होता है कि जो बैंक ट्रिपल ए रेटेड होते हैं बाय द रेटिंग एजेंसीज, उनके चांसेस होते हैं कि 100 में से या 1000 में से कोई एक कंपनी डिफॉल्ट करेगी, ऐसे समझ लें इसको आप। सही। राइट। तो ये समझ आने के लिए अभी एग्जैक्ट मुझे नंबर याद नहीं, लेकिन इसका नंबर होता है 1000 में से शायद 4 कंपनी का या इस तरह से कुछ होगा, लेकिन मैं आपको देख के बता सकता हूँ। आई गेस 4 कंपनी का है, आई गेस, वो मैं देखता हूँ फिर बताता हूँ। राइट। ये तो एक साइड हो गया। दूसरी साइड क्या होता है कि बैंक जो है उसके जो मेजर बिजनेस होता है, जो मेजर चंक जहां से वो अर्निंग करता है, होता है लैंडिंग। ठीक है। इसके पीछे जो स्टेट बैंक है, क्योंकि बैंक को रेगुलेट करते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, या जो स्टेट का जो भी बैंक होगा वो उसको रेगुलेट करेगा। उसने अपनी रेगुलेशन में जो लिखा है उसमें एक बड़ी अच्छी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। यानी तुम अच्छे बोरोवर को दो जिनकी अच्छी क्रेडिट वर्दीनेस हो। ठीक है। अब क्रेडिट वर्दीनेस क्या होती है कि मैं जिसको पैसे दे रहा हूँ मेरा पैसा खाए ना। भाई हाँ, बैंक की क्या ड्यूटी है, उसके पास 2 ड्यूटीज हैं। एक तो डिपॉजिटर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, या डिपॉजिट को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। ठीक है। और दूसरी कि जो पैसा वो आगे दे रहा है उस पैसे से पैसा एक तो इंटरेस्ट के मद में कमाना, और हम्म। साथ साथ वो पूरा का पूरा पैसा रिकवर भी करना, यानी प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट दोनों की वो रिकवरी करेगा। हम्म। राइट। इसीलिए स्टेट बैंक ने उनको एक थ्रेशोल्ड दिया हुआ है कि 12% आप अपना जो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करें, जिसका मतलब ये होता है कि मैंने जिन बोरोवर्स को दिया है हम्म। उनकी अपनी क्रेडिट रेटिंग क्या आती है, यानी वो अच्छा। अच्छे बोरोवर से या बुरे बोरोवर से। अच्छे बोरोवर का मतलब ये है कि मैं इनको पैसे दूंगा, वो इंटरेस्ट भी मुझे देंगे और प्रिंसिपल पेमेंट भी देंगे, डिफॉल्ट नहीं करेंगे, भागेंगे नहीं, खाएंगे नहीं। तो जाहिर है अगर इस तरह का आप सोचेंगे जिसको मैं पैसे दे रहा हूँ, तो उसके लिए बैंक के पास 2 मेथड होते हैं। मेथड नंबर ये होता है कि वो एक उनकी इंटरनल रेटिंग निकालेगा आईआरबी पे, इंटरनल रेटिंग बेस कहते हैं जिसको वो लोग। ये खुद सेल्फ असेसमेंट कर लेगा, कहेगा भाई ये इनकी रेटिंग बनती है। जितनी अच्छी रेटिंग होगी, यानी अगर कोई मिसाल है, फॉर इंस्टेंस एक कंपनी है उसकी डबल ए बैंक रेटिंग आई, मिसाल ले लेते हैं गुल अहमद की, बैंक ने उसकी इंटरनल रेटिंग की, उसकी डबल ए आई उसके पास। राइट। तो बैंक कहता है ठीक है, जितनी अच्छी रेटिंग होगी उतने कम रेट के ऊपर उसको मैं कर्जा दूंगा। कॉस्ट ऑफ बोरिंग जिसे हम फाइनेंस कॉस्ट कहते हैं, ठीक। जितनी बुरी रेटिंग होगी उतनी ज्यादा कॉस्ट ऑफ बोरिंग होगी। राइट। तो जहां रिस्क होगा वहां रिटर्न भी ज्यादा होगा। अगर पैसे डूबने के चांसेस ज्यादा हैं तो उसका मतलब वहां का रिस्क रेट भी हाई होगा। तो बैंक इस तरह से अपने जो काम को ये अंजाम देता है कि जिसको वो पैसे दे रहा है उसकी पहले तो इंटरनल रेटिंग निकालेगा। इन केस बोलता है नहीं, इंटरनल रेटिंग से मेरे कार के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता क्योंकि उसके वेटेजेस होते हैं। बोलता है ठीक है यार, तुम बड़ी कंपनी हो, तुम पैसे पे कर सकते हो, तो बेहतर ये है कि तुम अपनी रेटिंग जो है एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग कंपनी से करवाओ, जो कि पाकिस्तान में सिर्फ 2 हैं। एक तो हमारी है वीआईएस क्रेडिट रेटिंग कंपनी, दूसरे का मैं नाम लेना चाहता नहीं हूँ अभी। अच्छा, ठीक मतलब है। दो हैं, दो कंपनीज हैं। सिर्फ 2 ही हैं, और दीज आर द लाइसेंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। हर अच्छा। साल हमारा लाइसेंस रिन्यू अच्छा, होता है। लाइसेंस कहाँ से, इनकी क्या रेगुलेटरी कहाँ सिक्योरिटी एंड से एक्सचेंज है? कमीशन हमारे रेगुलेटर, वैसे मेन रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन एसईसी है, लेकिन हाँ। साथ साथ हम ईएससीआई के जो रेगुलेशन देखता है वो हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान देखता है। बाय द वे इनके इंस्पेक्शन होते हैं हमारे पास कि हम जो रेटिंग दे रहे हैं वो सही दे भी रहे हैं, नहीं दे रहे। इसीलिए हमारे अगर वेबसाइट पे आप जाएं तो वो हमारी डिफॉल्ट स्टडी लगी है, जिससे हम कहते हैं हमारा जो बेसिकली डिफॉल्ट रेट क्या है किसी भी कंपनी को। हु रेज द रेटर, अगर मैं कहूँ ना कि कौन सी, मैं रेटर हूँ, ठीक है, मैं तो कंपनी को रेट कर रहा हूँ। सही। मैं कमर्शियल बैंक को भी रेट कर रहा हूँ, मैं दूसरी कंपनी जो बैंक जिनकी बैंक रेटिंग नहीं करता, हम्म। ठीक है, बैंक बोलता है भाई आप जाएं, आप एक्सटर्नल रेटिंग कमेटी से करवा कर आए, रेटिंग हम्म। एजेंसी से करवा कर आए, मैं रेटिंग कर देता हूँ उनकी। लेकिन हु इज गोइंग टू रेट मी, मेरी रेटिंग कौन करेगा? हाँ। आई एम, इफ आई एम अ गुड रेटर और नॉट, मैं तो चाहूँ किसी को अपनी मनपसंद रेटिंग दे दूँ ताल्लुकात बनाकर। सही है। हाँ। ठीक है, दैट्स कॉल्ड द कॉर्पोरेट नेक्सस ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है।
इसीलिए हमें हर साल अपनी एक रिपोर्ट शाया करना पड़ती है जिसे हम कहते हैं डिफॉल्ट स्टडी, कि अगर मैंने 1000 कंपनी रेट की हैं तो हम्म, उसमें ट्रांजिशन क्या थी, कितनी डाउनग्रेड हुई, कितनी अपग्रेड हुई, एक बात। हम्म, ठीक है। और मिसालें, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक ट्रिपल ए रेटेड कंपनी डायरेक्ट डिफॉल्ट कर गई। अच्छा। ठीक है। सही। तो उसमें हम पूरी ट्रांजिशन बनाते हैं कि कौन सी कंपनी ने डिफॉल्ट किया, उनकी रेटिंग क्या थी, यानी ग्रेजुअली डिफॉल्ट करके। मिसाल के तौर पे हमारे पास शाइन या इंटरनेशनल था, हम्म, जिनके हमने नॉचेस बाय नॉचेस जो है उनको डाउनग्रेड किया, डाउनग्रेड किया, डाउनग्रेड किया, और डिफॉल्ट होने से पहले हमने विड्रॉ कर लिया। तो वो हमारे उस पे नहीं हुए। हैस्कोल डिफॉल्ट हुआ तो हमने उसके पहले एनालिसिस कर लिया। इसको हम सर्विलेंस कहते हैं, कि हर कंपनी की हम लोग हर एक्टिविटी पे नजर रखते हैं कि हम्म, कंपनी में अगर कोई ऐसा अनसर्टेन इवेंट होने वाला है या लगता है या मार्केट में कोई हाँ, न्यूज़ है, हम फौरन उस पर एक्शन लेकर उसको डाउन करते हैं, ताकि हमें फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हम दे सकें अपने इन्वेस्टर को। इन्वेस्टर के लिए ये इंपॉर्टेंट है, जिसे हम इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, इनसाइडर तो मैं नहीं कहूंगा, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन कहूंगा। राइट, उसके लिए जरूरी है। उसको पता होना चाहिए कि जिस कंपनी में पैसा लगाया उसकी क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, क्योंकि स्टॉक मार्केट पे बहुत सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ता है इस चीज का। मैं जहां पैसा लगा रहा हूँ मैं देखूंगा जरूर कि भाई कंपनी की फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है। तो तो ये बड़ा अक्सर है हमें। जैसे बहुत ज्यादा, जैसे अगर मैं स्टॉक मार्केट की ही बात करूं तो काफी जो है लोग स्टॉक्स में फंस जाते हैं, और फिर ये होता है कि तो उसमें ये बताएं कि उसमें अगर कोई इन्वेस्टर है, वो किसी कंपनी के स्टॉक्स की तरफ जाना चाह रहा है और देख रहा है कि हाँ मुझे इस कंपनी में इस स्टॉक की तरफ जो है देखना चाहिए, तो अ, उसमें रेटिंग कितना फेवर करता है, और क्या ये डिविडेंड के ऊपर भी इम्पैक्ट जी। करता है कि अगर रेटिंग बहुत अच्छी होगी कंपनी की तो उस कंपनी के डिविडेंड पे नहीं, 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 डिविडेंड। ऐसा नहीं, देखें दोनों अलग अलग है। हम फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन की बात करते हैं, हम बताते हैं रेटिंग का काम है बताना विलिंगनेस। ये मैं बता रहा हूँ, ये समझ लीजिएगा थोड़ी सी, क्योंकि डेफिनेशन बड़ी गाढ़ी सी है। विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू मीट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑन टाइमली मैनर्स। रेटिंग कभी भी डिविडेंड पेइंग की बात नहीं करती, पेइंग एबिलिटी की बात नहीं करती। ये बताती है कि जो कर्जा तुमने लिया है ना भाई मार्केट से, उसकी तुम में देने की साख कितनी है। अब ये दोनों अलग अलग बातें हैं। विलिंगनेस क्या होता है, एबिलिटी क्या होती है। एबिलिटी मतलब मेरे फाइनेंशियल रेशियोज क्या बताते हैं, मेरी फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या बताती है कि मैं पैसा पे कर सकती हूँ नहीं कर सकती। विलिंगनेस क्या बताता है, वो बताता है कि आपके क्वालिटेटिव फैक्टर। गवर्नेंस क्या बोलता है, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या बोलते हैं। बात हम लोग यहाँ जितनी बात करते हैं, हम लोग सिर्फ बात करते हैं लोन की, डेट की, इन चीजों की। हम लोग डिविडेंड पेइंग की बात नहीं करते। बात नंबर वन, ठीक है, जो आप बताते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है। बात नंबर टू, देखें याद रखिएगा, ये मैंडेटरी नहीं है कि जितनी भी लिस्टेड कंपनी हो वो रेटिंग करवाएगा। मैंने कहा वो तमाम इदारे जो पब्लिक से डिपॉजिट लेते हैं उनके लिए मैंडेटरी है कि वो रेटिंग करवाएंगे। मैंने ये नहीं कहा कि जितनी भी लिस्टेड कंपनी जो जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है वो रेटिंग करवाएंगे, कभी भी ऐसा नहीं है। रेटिंग करवाने के लिए कंपनी कब हमारे पास आएगी, जब वो कमर्शियल बैंक के पास जाएगी कि भाई मुझे एक्सपेंशन करनी है, मुझे प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट परचेज करना है, मुझे लोन दो। अब लोन जाहिर है 50-60 हजार का तो नहीं होता ना, मिलियंस बिलियंस रुपीज में होता है। तो उस पे कमर्शियल बैंक कहता है कि देखो भाई तुम्हारा लोन साइज बड़ा है, तुम्हारा लोन का जो है इम्पैक्ट मेरे पोर्टफोलियो पे ठीक ठाक आएगा, तो बेहतर है आप अपनी एक्सटर्नल रेटिंग करवा कर आए। तो फिर वो कंपनी पे लागू होता है कि अब वो जाएगी और रेटिंग करवाएगी, क्योंकि वो उसको उसके उस कार्ड के बिना, रेटिंग के बैंड के कार्ड के बिना कमर्शियल बैंक उसको लोन एलोकेट नहीं करेगा। तो ये दोनों साइड पे ऑब्लिगेशन है, ये कंपनी के लिए भी ऑब्लिगेशन है, कमर्शियल बैंक के लिए भी बाय स्टेट बैंक, क्योंकि सही उससे अपना एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना है। तो ये तो आप क्लियर कर लें कि भाई देखें, लिस्टेड कंपनी के लिए लाजिम नहीं है कि वो रेटिंग करवाए। ठीक है, वो मैंडेटरी है। लाजिम किसके लिए, कि वो कंपनी जो पब्लिक से डिपॉजिट उठा रही है, या वो जिनको बैंक एम्फेसाइज करता है कि जाकर रेटिंग करवाएं, रेटिंग के बिना हम लोन नहीं देंगे, क्योंकि बैंक पे भी ऑब्लिगेशन है उससे अपना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन रखना है। सही। तो सर ये ब्रांड्स के क्या होते हैं, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए कि अच्छा। जैसे आपने अभी बताया कि ट्रिपल ए होता है तो वो बहुत ही हाँ। मतलब हाई होता है, तो कैसे पता चले जो कंपनीज या जो बैंक्स जो हैं जो डिफॉल्ट की तरफ हैं या उनकी हाँ। रेटिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो वो क्या कैटेगरीज है बैंक्स की, थोड़ा सा उसके हवाले से बताएं। अच्छा, इसमें दो बातें मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, पहला वाला जो मेरा सवाल लेकर था ना, हु रेज द रेटर, उस पर मैं समझाता हूँ। लेकिन ये बैंड जो है ना, हम्म, देखिए दुनिया में ना इस टाइम पे, जैसे हमारे दुनिया में ऑडिटर्स की दो चार कंपनी जो बड़ी हैं, डेलोइट, केपीएमजी वगैरह वगैरह, जिन्हें हम बिग फोर्स कहते हैं। रेटिंग के अंदर हम बिग थ्री हैं। बिग थ्री अच्छा। कौन कौन से हैं, मूडीज, फिच एंड एस एन पी। ठीक है। तो इसमें रेटिंग स्केल क्या होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म होता है 1 साल से ज्यादा का, कि अगर मैं कोई फाइनेंसिस ले रहा हूँ, कोई कंपनी को अगर कोई कमर्शियल बैंक फाइनेंस कर रहा है, तो वो 1 साल से ज्यादा का है। उस 1 साल में उसकी साख है। अभी 21 बैंड उन्होंने बनाए। मैं एज अ लेमैन अगर समझाना चाहूँ ना, देखें ऊपर से चलें आप ट्रिपल ए से और आखिरी में आए डी तक। तो ये सबसे हाईएस्ट होगा ट्रिपल ए, सबसे लोएस्ट होगा डी, यानी डिफॉल्ट। ठीक है। अच्छा। ये इस तरह का बनता है। ये 21 ग्रेड आप बनाते हैं, और हर ग्रेड में इसकी एक चांसेस ऑफ डिफॉल्ट होता है। ये आसान अल्फाजों में समझा रहा हूँ। ट्रिपल ए हाईएस्ट रेटेड है, इसका मतलब लेस चांसेस।
तो इनवर्स रिलेशनशिप है दोनों का। ठीक है, इनवर्स मतलब समझती है ना, कि जी जी। अगर रेटिंग बहुत अच्छी होगी तो उतने ही कम चांसेस होंगे कि वो डिफॉल्ट करेगा। कॉल करेगी, एग्जैक्टली, तो सही। बेहतर ये है कि जितना अच्छा आपका ट्रिपल ए में आ रहा है, डबल ए में आ रहा है, डबल ए, इवन कि अगर आप इंस्ट्रूमेंट इशू करने जाते हैं तो बाय द लॉ, बाय द रेगुलेशन, बाय द प्राइवेटली प्लेस इंस्ट्रूमेंट, एसिड बेस्ड सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट रेगुलेशन, जितनी भी रेगुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ उसमें लिखा हुआ है उन्होंने, सिक्योरिटी की जो है, सिक्योरिटी इशुएंस की या डेट इशुएंस की जो रेगुलेशन है उसमें बाय लॉ उन्होंने लिखा है कि ए माइनस से कम अगर होगा तो आप अपना इंस्ट्रूमेंट यानी कि डेट इंस्ट्रूमेंट स्टॉक मार्केट में इशू नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको फिर हाई क्रेडेंशियल चाहिए। एक बात तो ये, दूसरी बात कि हु रेज्ड द रेटर की मैं बात कर रहा था, इसमें ये होता है कि रेटिंग एजेंसी को अपने गोशवारे दिखाना पड़ते हैं, बताना पड़ते हैं कि देखो भाई, हमने पिछले साल में 1000 रेटिंग की थी, उसमें से इतने लोगों ने डिफॉल्ट किया। आप कभी भी ऐसा नहीं देखेंगे दुनिया में, ये है कि जो डिफॉल्ट करते हैं उनकी रेटिंग हमेशा कम ही होती है। हम्म ठीक है, जो जितनी कम रेटिंग होगी उतने डिफॉल्ट के चांसेस ज्यादा होंगे। कभी भी ऐसा मैं नहीं कह सकता कि ट्रिपल ए वाला फौरन से धड़ धड़ से डिफॉल्ट कर जाएगा, कभी हम्म। भी नहीं होगा। सही। और इसे ये ब्रोकरेज जो हाउसेस होते हैं, ये इनकी भी होती है रेटिंग, इनकी इनके क्या ऊपर जी, पब्लिक से इनकी ये क्या? डिपॉजिट, जी जी, अच्छा। पब्लिक से डिपॉजिट उठा रहे हैं, एंटिटी लाइसेंस लेने के लिए एंटिटी लाजमी है, अंडरराइटिंग करने के लिए बीएफआर लाजमी है। बीएफआर का भी उन्होंने थ्रेशोल्ड बनाया हुआ है कि भाई आपको बीएफआर 2 प्लस से आई गेस वो चाहिए होती है, उसका थ्रेशोल्ड मुझे याद है कि बीएफआर है उसके लाजिम, सही। जो आपने करवानी है। अच्छा, तो जो है अगर कोई किसी ब्रोकरेज हाउस में अपना अकाउंट खुलवाना चाह रहा है तो वो आपकी जो साइट है, क्रेडिट रेटिंग की जो साइट है, उसमें ये सारे मेंशन है जी जितने भी हैं कि कौन जी सी, जी, किस ये तो हाउस का ब्रोकरेज की क्या रेगुलेशन में मेंशन है। अच्छा, वो सारा वो मेंशन है। जी, ठीक ठीक ठीक। क्लियरिंग, सेल्फ क्लियरिंग, क्लियरिंग और वो जो ओनली क्लियरिंग, ये 3 तरह की कैटेगरी है ना आपके पास। इसमें जो बीच हम्म वाली कैटेगरी और फर्स्ट वाली कैटेगरी, उसमें तो लाजिम है आपको। और फिर थ्रेशोल्ड भी डिफाइन है कि अगर आपकी रेटिंग इतनी होगी तो आपको फिर लाइसेंस दिया जाएगा इस कैटेगरी का। सही। तो सर, ये जितने भी हाउसेस के हवाले से हैं, कौन से हैं जो टॉप 5 में आते हैं, जिनकी रेटिंग बहुत अच्छी है? कौन से हाउसेस हैं, कुछ ऑफ आपको? कोर्स बीएमए, एकेडी, आरिफ हबीब, टॉपलाइन सिक्योरिटीज। अच्छा, ये सारी जो है ये जी टॉप में जी, आती एक है। आध इसमें और भी मैं भूल रहा हूँ, आई गेस वो भी अच्छी है इनकी रेटिंग वगैरह। बहुत अच्छी है, अभी मेरे जहन में आ नहीं रहा, लेकिन अच्छी रेटिंग है, 5-6 हैं जहन में, लेकिन 4 तो पक्के हैं ये वाले। राइट। तो ये एक इन्वेस्टर के लिए ये भी जरूरी है कि वो जहां अकाउंट खुलवा रहा है तो वो ये चीज देखे कि उसकी वो क्रेडिट रेटिंग लाजमी चेक करे, कि कितना जो है सिक्योर है हाँ उसका ऑफ अमाउंट, कोर्स, अगर वो जी ये जी, मतलब ये बिल्कुल एक बिल्कुल, पॉइंट होना ब्रोकरेज में तो चाहिए लाजिम इसके। है, जी जी, ब्रोकरेज में तो अच्छा, लाजिम है, सही। देखें। और कंपनीज में जो आपने कहा जो लिस्टेड कंपनीज हो उसमें जरूरी नहीं है। अच्छा, अगर अब जैसे सेक्टर वाइज हम बात करें, जैसे मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, उनमें कंपनीज हैं, जैसे पावर सेक्टर हो गया, रिफाइनरीज की साइट की बात करें तो इनमें क्या होता है, इन इन कंपनीज में क्या जरूरी है, क्या है? थोड़ा सा इसके हवाले से भी बताइए कि किन देखिए सेक्टर्स, मैं ना, आपके जैसे जितने आईटी भी सेक्टर रिव्यूअर्स भी हैं हो उनको, गया। जी। जी, आपके रिव्यूअर जितने भी, इनको मैं बहुत अच्छा सजेशन दूंगा। हम्म देखिए जब आप इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें, जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाए ना, तो हम हम्म। हर सेक्टर की एक सेक्टर एनालिसिस रिपोर्ट लगाते हैं और वहाँ उसका रिस्क डिफाइन करते हैं कि ओके। वर्नेबल है, अनवर्नेबल है, कितना वर्नेबल है क्या नहीं, उसके ऊपर एक थोरो एनालिसिस करते हैं। हमारे जो एनालिस्ट ऊपर बैठे हुए हैं ना, वो हम्म। पूरे पूरे अपने 6-6 8-8 महीने लगाते हैं एक एक सेक्टर के ऊपर, और फिर जाके ऊपर एक जामिया रिपोर्ट बना के वहाँ पेश करते हैं कि भाई क्या है। आपको एक आध रिपोर्ट हमारे सेक्टर इस पे जो हमारी वेबसाइट है, वहाँ नॉलेज सेंटर में आप जाएं, सेक्टर स्टडीज के अंदर जाएं, वहाँ आपको एक आध रिपोर्ट ऐसी मिलेगी जिसमें तमाम सेक्टर के हमने रिस्क डिफाइन किए हैं। ओके। क्योंकि हमारी रेटिंग जो मेथडोलॉजी है उसका हिस्सा होता है कि हम बिजनेस रिस्क करते हैं, उसके एनालिसिस उसके अंदर दो होता है, ऑपरेशन रिस्क और मैनेजमेंट रिस्क, और फिर एक उसमें होता है इंडस्ट्री रिस्क। तो इंडस्ट्री रिस्क के ऊपर हमारे पास कमेटीज होती हैं बाकायदा तौर पे, जैसे आप समझिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग इस लेवल की। हम्म। हमारे सारे एडवाइजर, सारे के सारे एनालिस्ट, सीनियर एनालिस्ट और डिप्टी सीईओ सब, हम सब एक जगह बैठते हैं और फिर हर एक इंडस्ट्री का रिस्क जो होता है वो आइडेंटिफाई करते हैं कि कितनी रिस्क की इंडस्ट्री है, कितनी नहीं है, और कितनी सिक्लिकल है, कितनी सीजनल है। ठीक है, डिमांड ड्रिवन है, सप्लाई ड्रिवन है, वो तमाम के तमाम एलिमेंट हम बताते हैं। बहुत सारे एलिमेंट है, अब मैं कितनों के नाम आपको बताऊं यहाँ पर। बेरियस सही। 20 हो गया, ऑपरेशन एमआईएस हो गया, ठीक ठीक है, ठीक। लेबर रिलेशन हो गया, एक्सेस टू फाइनेंस, एक्सेस टू रॉ मटेरियल हो गया, बहुत सारे एलिमेंट देखते हैं हम लोग। कुछ ये 100 के करीब एलिमेंट्स हैं जो हम उसमें देख रहे होते हैं। सही। तो ये सारी जो है आपकी वेबसाइट पे ये सारी रिपोर्ट्स जो है सब चीजें मिल जाएंगी आपको, सब जी मिल जी जी। जाएंगी। सही नहीं सही। मिलती तो फिर मेरा ईमेल एड्रेस है वहाँ पर, info डॉट का वो है उसका, हमारा info@vis का है। जिसको हम्म जो चीज़ चाहिए, हम हमेशा हमारे जो ऑनर्स हैं ना, के फरियाल के वाले साहब फ़हीम अहमद जो हैं, हम्म। वो
हमारे यहाँ के जो जनरल मैनेजर हैं और जो डायरेक्टर हैं बिलाल साहब, डिप्टी सी एस आर, ये हमारे सबका एक मानना है कि इन्वेस्टर को एक तो ट्रू इन्फॉर्मेशन दें, पर्सन इन्फॉर्मेशन दें और क्लियर इन्फॉर्मेशन दें, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी अच्छी कंडेंस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में हमारे वहाँ कोई हेजिटेट नहीं करता, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक होनी चाहिए। सही, बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जहांज़ेब अलवी साहब आपका। और जो है ये बड़ी बेसिक एक जो है ये सेशन था, जो कि मैं चाह रही थी कि जो है हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको पता चले। और जो है इंशाल्लाह जो है आप से इंशाल्लाह फिर एक सेशन रखेंगे और उसमें डिटेल हम बात करेंगे। और हमारे लेकिन जो आपकी स्टॉक मार्केट के हवाले से, है सॉरी। आपकी स्टॉक जी आपके जी। स्टॉक मार्केट के हवाले से मैंने बहुत सारे पॉइंटर्स निकाले थे, मैं सोचा आपको बताऊं, क्योंकि हम्म हमारे वहाँ ना पता है, देखें, थोड़े से इशू हैं। इशू ये है कि हमारी एक तो मार्केट ऑफ कोर्स बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं, अब अच्छी हो हम्म गई है। लग ऐसा रहा है कि जितने भी PSX के लोग थे उन्होंने सारा का सारा जोर जो है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर लगाकर मार्केट को अच्छा कर लिया, और इसमें कोई शक नहीं, कोई शक हम्म। नहीं कि उन्होंने अच्छा किया। लेकिन बात ये है कि मेंटेन करना और ग्रो करने में बड़ा फर्क होता है। अब जो मैं बता रहा हूँ ना मैम, ये बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल है, मैं समझता था इस प्लेटफॉर्म पे मुझे कहना जरूरी है कि देखें, ग्रो करने के लिए ना आपको फाइनेंशियल लिटरेसी वाला कॉन्सेप्ट हमारे लोगों में लाना होगा। मिसाल है, मैं एक अच्छा ट्रेडिंग करने वाला बंदा हूँ, मुझे स्टॉक हम्म मार्केट का अच्छा आइडिया है, आई नो हाउ टू डू द ट्रेडिंग इन द स्टॉक मार्केट। लेकिन जो मेरी बहन है, जो मेरी कजन हैं फीमेल, उनको नहीं पता कि स्टॉक मार्केट किस चिड़िया का नाम है, दे आर नॉट द फाइनेंशियली लिटरेट। सिमिलरली अगर मैं जापान की एग्जांपल दूं ना आपको, जापान में मूवी बनी है बाकायदा, आप देखिएगा, वहाँ की जो एक खातून थी, बड़ा अच्छा सा उनका नाम है, ठीक है, मिसिस, मैं एक बार बता भी देता हूँ, मिसिस कटाना करके कुछ नाम है उनका। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितनी भी फीमेल थी ना, उन फीमेल को मैम फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर लगा दिया। अब 10 बजे जब वहाँ, यहाँ 10 बजते हैं, और वताना आबे, मिसेस वताना आबे, इनके ऊपर मूवी भी बनी हुई है। 10 बजते हैं, वहाँ की सारी फीमेल जो होती हैं वो भाई फॉरेक्स की ट्रेडिंग में लग जाती हैं, तो दुनिया उस पर चला रहे हैं वो लोग, फीमेल जी। ये दिस इज वेरी अमेजिंग फैक्ट इन जापान, और ये पूरी मूवी बनी हुई है इसके ऊपर, पूरी की पूरी। राइट, हमारे पास ये वाले कॉन्सेप्ट नहीं है, हम ग्रो करने जानते हैं। आप देखें, कल परसों मैं कहीं सफर कर रहा था तो रक्शे में गया, तो मैंने देखा कि भाई एक ठेले वाला क्रिप्टो के ऊपर स्क्रॉलिंग कर रहा है, वो जो लाल और ग्रीन कैंडल आती है, मुझे क्या कर रहा है, बोले यार फलां साहब थे, उन्होंने मुझे बताया कि ये एप्लीकेशन पे ट्रेडिंग होती है, तो मैंने करना शुरू कर दी। तो क्या स्टॉक मार्केट इतनी हमारी मैच्योर है, क्या हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है इतनी कि हम हैंड्स ऑन या ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करें? ट्रेडिंग करने के लिए मुझे स्क्रीन के साथ बैठना पड़ेगा, मैं रोबोट अपनी जनरेट नहीं कर सकता दुनिया जहां में ये है। आप इंडिया के एग्जाम्पल लें, वहां से मैप हम्म। कर सकते हैं आप, ठीक है, इंडिया में आप रोबोट बनाकर छोड़ दें, पूरे दिन बैठने की जरूरत ही नहीं है। मेरी स्ट्रैटेजी है, मैं जानता हूँ मैंने क्या क्या रोबोट लगाया, छोड़ दिया, पूरे दिन ट्रेडिंग होती जाएगी। कब सौदा खरीदना है, कब बाय करना है, कब मार्केट से निकलना है, ये बात मल्टीपल रिपोर्ट्स आप लगा सकते हैं, कर हम्म। सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का भी फुकदान हमारे वहाँ एक ठीक ठाक है और बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट है, हमारे वहाँ ये चीजें नहीं है। साथ साथ हमारे वहाँ फाइनेंशियल लिटरेसी की भी वर्कशॉप, या इस तरह जैसे आप काम करें ना, तो यू आर डूइंग फॉर द फाइनेंशियल लिटरेसी, जो आपके हम्म। व्यूअर्स हैं उनको पता चलेगा। ठीक, एक बात तो ये, दूसरी बात, हमारे वहाँ एक और मसला है, हमने स्टॉक मार्केट के KC 100 तो निकाल लिया, लेकिन उसका विक्स इंडेक्स हमारे पास अभी पाकिस्तान में स्टेब्लिश नहीं है। नहीं। विक्स इंडेक्स बताता है वॉलेटिलिटी। आप इंडिया जाएं, इंडिया से सारी चीजें आप अपनी अच्छी मैप कर सकते हैं, इंडिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। अगर वहां से देखें, हमें भी अगर रेटिंग की कोई नई मेथोडोलॉजी डेवलप करनी होती है, तो हम पड़ोसी को देखते हैं, वहां से उठाते हैं कि ये प्रोडक्ट है या नहीं है वहां पर। बिल्कुल। विक्स इंडेक्स से पता चलता है आपको कि कितना मार्केट में मंदी है, मार्केट सही चल रही है नहीं चल रही है, उन्होंने उसके थ्रेशोल्ड बनाए हुए हैं। ये 0.2 से ऊपर होगी तो आपने सौदा करना है, मार्केट में तेजी है, आप करें ट्रेडिंग करने के लिए मार्केट में। 2 से नीचे, 0.2 से नीचे आप ठंडे हो जाए, आप बैठ जाए। ESG का इंडेक्स हमारे पास नहीं है, हमारा अपना जो है इंडेक्स, इसकी कैपिटलाइज हम जो कंप्यूटेशन करते हैं उसमें भी थोड़े से ग्लिच है, क्योंकि वेटेजेस उसमें हमने अलग डिफरेंट दिए हैं। तो काफी सारी बातें मार्केट से रिलेटेड, क्योंकि हमारा काम है देखना रोजाना, सही। तो ये है मैम। नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात की कि वाकई जो है इस तरह की ग्रोथ की तरफ नहीं जा रहे हैं हम लोग। हाँ, नहीं, इस तरह की वाकई होनी चाहिए कि लोगों में अवेयरनेस हो, पता हो। ये आपने बिल्कुल बात सही की कि बहुत सारी चीजें हमें पता नहीं होती और हम सिर्फ शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं, तो ये जरूरी नहीं होता। और इसके साथ ही बहुत शुक्रिया सर आपका। और जो है इंशाल्लाह फिर आपके साथ जो है हम सेशन रखेंगे और उसमें हमारे पार्टिसिपेंट्स भी होंगे, तो रिलेटेड हम जरूर इस पे करेंगे। और तब तक के लिए नाज़रीन, इस आज के सेशन से मैं इजाजत दूंगी, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।